हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल रैम बोलर्स क्लासेस सेशन। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू डिस्कस। मैंने आपको बताया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध मैंने आपको बताया था 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक है, उसमें से मैंने कुछ आपको पॉइंट्स पढ़ाए थे, जैसे कि प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ, उसका क्या क्या उसका बेनिफिट रहा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा उसका क्या महत्व रहा। इसके साथ मैंने आपको पढ़ाया था मीर कासिम का जो नवाब बना था तो किस किस तरीके से क्या क्या हुआ था, और किस तरीके से अंग्रेज़ों को जो है मीर कासिम उस मीर जाफ़र को जो हटा दिया गया और मीर कासिम को जो है बना दिया गया था, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम हमारी मांगे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, हमने बताया था आपको, और नवाबों के पद से उसको हटा दिया था मीर जाफ़र को, और मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित किया गया था, हमने पढ़ा था। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को गवर्नर बेरिस्टर ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी थी। सत्ता परिवर्तन से अंग्रेजों को बहुत सारे लाभ हुए, क्यों अंग्रेज यही चाह करते थे कि मीर जाफ़र को हटा दें, क्योंकि वो इंसान दोगला है, और दोगले इंसान जो होते हैं वो कहीं कहते हैं ना, धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट। जो दोगले लोग होते हैं उनकी कोई परमानेंट जगह नहीं बन पाती है, जो कि वो किसी के साथ विश्वासघात करते ना ही उनके वहाँ पर, ना ही वो जिसके लिए विश्वासघात करते ना ही वहाँ पर अपनी जगह बना पाते हैं। आगे देखिए, हमारा जो मेन टॉपिक आज का रहने वाला है मीर कासिम और कंपनी। तो देखिए, हम समझते हैं मीर कासिम और कंपनी के विषय में पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। मीर कासिम ने नवाब का पद प्राप्त करने के लिए कार्यकारी गवर्नर, जिसका नाम था हॉलवेल, के साथ में एक समझौता किया, जिसमें कहा गया हॉलवेल को जो जगह दी गई उसका नाम था वर्धवान, मिदनापुर और चट्टगांव की जमींदारी कंपनी को सौंपी गई कि तुम यहाँ पर के जगह, ये तुम्हें गांव जो है सौंप दी गए हैं, तो तुम्हें इनका टैक्स लेना है, और उन पर जो खेती बाड़ी होगी उसका अधिकार किसका है, अंग्रेज़ों का है। किसका? तो हॉलवेल का। ठीक है, जो कौन कौन सी जगह क्वेश्चन आता है तो एक बार हम समझेंगे दोबारा से। मीर कासिम ने नवाब का पद प्राप्त करने के लिए कार्यकारी गवर्नर हॉलवेल के साथ समझौता किया। ठीक है, क्योंकि मीर कासिम को एक जो है राजा का पद दिया था, किसने? हॉलवेल ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो हॉलवेल को भी कुछ देना पड़ेगा राजा को, जो कि मीर कासिम थे उस समय के। तो उन्होंने बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की जो है जमींदारी कंपनी को सौंप दी थी। अंग्रेजों के हस्तक्षेप व दरबार के षड्यंत्रों से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी जो थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है अपनी स्थानांतरित की थी, अपनी कैपिटल? तो वो शासक था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। ठीक है, कैसे कासिम, कैसे मीर कासिम जिसने अपनी कैपिटल का नाम है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुर्शिदाबाद कहाँ पर है? तो मुर्शिदाबाद है जहाँ पर बीड़ी बनाई जाती है, वहाँ का नाम है मुर्शिदाबाद, जहाँ पश्चिम बंगाल की बात है। ठीक है, और इससे पहले हमने बताया था आपको कौन सा शासक था जिसने अपनी कैपिटल ढाका से जो है कहाँ पे लेके आया था, वो लेके आया था मुंगेर को। तो वो कौन था? वो मैंने आपको बताया, मुर्शिद अली कुली खां था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स को। देखिए क्या लिखा हुआ है, ले गया कौन, किसकी बात की जा रही है? मीर कासिम की बात की जा रही है। आगे क्या लिखा हुआ, उसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, और तोप और बंदूक खाना जो है स्थापित किया, मतलब तोप और बंदूक का कारखाना जो है स्थापित किया। वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी प्रयास किया। मीर कासिम द्वारा नौकरशाही का पुनर्गठन किया गया। दस्तक के दुरुपयोग का प्रतिबंध लगाने का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना को सुदृढ़ किया, किसने किया? मीर कासिम ने किया। तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित किया। वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी प्रयास किया। मीर कासिम द्वारा नौकरशाही का पुनर्गठन किया गया और दस्तक के दुरुपयोग का प्रतिबंध लगाने का जो है प्रयास किया गया। क्या लिखा हुआ है? सैन्य सुधारों और 1763 में नवाब द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त करने जो आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देने से नवाब और कंपनी के संबंधों में तनाव आ गया। करों को समाप्त कर देने से अंग्रेजों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए, मतलब जो कर थे उनको समाप्त कर दिया गया, तो उनके अंग्रेजों को जो विशेषाधिकार थे वो क्या हो गए? फिनिश हो गए, खत्म हो गए। राजस्व विधि हेतु मीर कासिम द्वारा एक अतिरिक्त कर, जिसका नाम था खिजरी जमा, लगाएगा, जो सभी के लिए था। मतलब जो टैक्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी लगा रखे थे वो टैक्स मीर कासिम ने समाप्त कर दिए, बल्कि उसने मतलब जब उनके टैक्स समाप्त हो गए लगाना, कंपनी को जो अधिकार दिए गए थे, जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त हो गए, उन्होंने एक कर लगाया उस टाइम का। तो वो कर क्या था? वो क्वेश्चन आता है कि खिजरी जमा क्या है? खिजरी जमा ये क्या था? एक प्रकार का टैक्स था जो कि मीर कासिम के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, ये आप क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। खिजरी जमा क्या है? क्योंकि यहाँ पर टैक्स नहीं लिखा है, कर नहीं लिखा है, तो आप कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और किसने लगाया? तो मीर कासिम ने लगाया। इससे क्या हुआ? कंपनी के जो विशेषाधिकार जो थे वो समाप्त हो गए। ठीक है, ये हमने समझा 1763 की बात है।
ठीक है। और कौन से व्यापार पर लगने वाली चीज़ है, ये आंतरिक व्यापार लगने वाले जो कर थे वो समाप्त कर दिए गए, जो कंपनी द्वारा लगाए जा रहे थे। परिणाम स्वरूप जुलाई 1763 में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के विरुद्ध जो है औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी कि भैया ये तो भैया बड़ा अच्छा इंसान आ गया है, अब ये जो है अपने इंडिया के जो पर्सन है, इंडिया के जो व्यक्ति हैं, उनके लाभ के लिए कार्य करने बैठ गया। तो अब हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रह रही है, तो अब उन्होंने सोचा भाई क्या करा जाए इसको हटाने के लिए। उन्होंने क्या करा, एकदम से औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी कि हम औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर देंगे। बंदा सामने वाला पर्सन जो है वो तैयार नहीं होगा युद्ध के लिए, ठीक है, और वो क्या होगा, हार जाएगा। तो इन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी। मीर जाफ़र को पूर्ण बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। मतलब मीर जाफ़र को कहा कि भाई तू ही आ जा, तू दोगला है, तू ही आ जा, तू ही मतलब ठीक से काम करेगा, क्यों, उससे हमें भी बेनिफिट होगा और तुझे बेनिफिट होगा। इन्होंने मीर जाफ़र को दोबारा से ही बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब क्या हुआ कि मीर कासिम को हटाकर, जो इतना बेहतर काम कर रहा था अपने मुल्क के लिए, उसको हटा करके इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, उसको मीर जाफ़र को रख लिया। अब क्या हुआ, जब मीर कासिम भी चुप तो बैठा नहीं, क्योंकि उसने इतनी सारी मेहनत की अपनी जनता के लिए, जो यहाँ का अपने मुल्क के साथ ने वफादारी करी, तो अब उसको भी गुस्सा आएगा, जाहिर है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी, ये युद्ध का जो बैकग्राउंड जो है वो बन रहा था। उस युद्ध का नाम क्या था, वो था बक्सर। क्या लिखा, बक्सर नामक जगह पर होने वाला युद्ध था, जिसको कहा गया बक्सर नामक जगह पर युद्ध हो गया, इसलिए उसको कहा गया बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। बंगाल से निष्कासित होने के बाद में मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से शरण मांगी, और अवध में इस नवाब, जिनका नाम था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जिनको अली गौहर के नाम से भी जानते हैं, वो पहले ही वहाँ पर शरणार्थी का जीवन जी रहे थे। मतलब उनकी खुद की ज़मीन पर वो एज ए किराए के तौर पे रह रहे थे, एज ए क्या 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 कह सकते हैं हम, रेंट की तरीके से रह रहे थे, जैसे वो रेंट में, जबकि उनका ही मुल्क था। क्योंकि कंपनी वालों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अंग्रेज जो थे, उन लोगों ने वहाँ पर रहना दुश्वार कर दिया था। जो खुद की जिनकी भूमि थी, उनको ही मकान मालिक से उनको किराएदार बना दिया था। इन तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। क्वेश्चन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बक्सर युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। किसके बीच हुआ, तो किसके कौन कौन थे इसमें, देखिए, एक तो शुजाउद्दौला थे और शाह आलम द्वितीय थे। शुजाउद्दौला हमने पढ़ा कहाँ के नवाब थे, अवध के, और ठीक है। और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीन लोगों ने किसके विरुद्ध इन्होंने युद्ध की रणभूमि तैयार की, और बक्सर नाम की जगह पर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, बक्सर युद्ध 1764 में हुआ, ठीक है। इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो देखिए, गद्दारों की कोई जगह नहीं होती है, आप भी ईमानदार बनिए, खुदा आपके लिए हज़ारों दरवाजे खोलेगा, ठीक है। आप जिस किसी को ही मानते हो, मतलब आप ईमानदार रहिए, अपने मुल्क के लिए हमेशा वफादार बनिए, क्योंकि जिस मुल्क से हमें रोटी पानी मिल रहा है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल है, जहाँ से हमें दाना मिल रहा हो, ठीक है। तो हम अपने मुल्क के लिए वफादार हैं, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी, एंड टेक केयर, बाय बाय।